वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम के लिए पेपर में आने वाले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं आपकी केमिस्ट्री में से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपके सभी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एक फाइल में इकट्ठे कर कर ये वीडियो बनाई है। तो पेपर से पहले इसे सुनकर आपने ज़रूर जाना है। तो सबसे पहला एमसीक्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी सक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं। सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कर कर हमें इन्वर्ट शुगर मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ दी शुगर। तो इन्वर्जन हमारा आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू भी होते सिंपल हैं, बस आप लोगों ने जितना कुछ भी रीड किया है, याद किया है, पढ़ा है, वो आपको अप्लाई करना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपको ईजिली एमसीक्यूज के आंसर भी आ जाएंगे। ठीक है भी। अगली प्रॉब्लम है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीकेए वैल्यू। अब देखो, के यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है। पीकेए जिसकी सबसे लो होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लो पीकेए, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है कौन है। अब देखिए, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अगर उनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। यहां पर NO2 जुड़ा है और इसमें तो यहां पर CH3 है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, Cl है ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, बट NO2 का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो NO2 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसकी pKa वैल्यू सबसे लो होगी। तो ये हमारा बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम या स्पेस प्रोग्राम्स में फ्यूल सेल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, फ्यूल सेल्स को यूज किया जाता है स्पेस प्रोग्राम्स में। आगे है कि विच ऑफ द मोलिक्यूल हैज ए कायरल सेंटर करेक्टली लेबल्ड। कायरल सेंटर क्या होगा? 4 डिफरेंट जो ग्रुप्स जुड़े हों जिस कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। तो ये जो सी एटम है, इसके साथ एक साइड पर हाइड्रोजन, एक Br, और ये दोनों CH3 सेम ग्रुप हो गए। हमें चारों डिफरेंट ग्रुप चाहिए। इसके साथ देखेंगे तो ये CH2OH सेम ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता। इसके साथ 2 Br जुड़े हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि यहां पर ये जो सी एटम है, इसके साथ एक तरफ जुड़ा है CH3 ये वाला, एक जुड़ा है हाइड्रोजन, एक साइड पर जुड़ा है Cl, और एक जुड़ा है इसके साथ CH2Br। तो इसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। सो दिस इज अवर आंसर। ये बनेगा हमारा कायरल सेंटर। ठीक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में से आया है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। किस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी डिफिकल्ट होती है? 3rd डिग्री अल्कोहल की। तो स्ट्रक्चर बनाकर आपने सभी की देख लेनी है। आइडिया हो रहा है कि सी या डी में से कोई 3rd डिग्री होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। ब्यूटेन 2 ओल है, तो यहां पर लग गया OH, और 2 पर ही जुड़ा है मिथाइल, तो यही हमारी 3rd डिग्री अल्कोहल है। सो सी इज अवर राइट आंसर। तो 3rd डिग्री अल्कोहल आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाकर देख लेनी है। 3rd डिग्री मतलब जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके साथ आगे 3 कार्बन चेन अटैच हुई हैं। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज दी 3rd डिग्री ग्रुप। क्लियर है? आगे है कि 1 मोल ऑफ ए लिक्विड A एंड 2 मोल्स ऑफ लिक्विड B makes a solution having a total vapor pressure of the 40 torr. The vapor pressure of pure A and pure B are 45 and 30 torr. The above solution is ideal solution, positive deviation, negative deviation। ये हमें बताना है। ये कुछ अलग सा MCQ हमें दिया गया है, यानी कि हमें ये चेक करना है कि रोल्ट लॉ वाला आंसर हमारा क्या आता है। अगर हम लोग रोल्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हमारा 40 टोर आता है, या उससे लो आता है, या उससे हाई आता है, ये हमें चेक करना है। उसके लिए पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा ए की मोल फ्रैक्शन क्या बनेगी? ए का 1 मोल है, ठीक है, 1 बाय दोनों के मोल्स हैं 1 + 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे पास? 3। ऐसे ही बी की मोल फ्रैक्शन, बी के 2 मोल हैं, टोटल मोल्स हैं 3। तो टोटल प्रेशर P = PA0XA + PB0XP। ठीक है, रोल्ट लॉ का फार्मूला टोटल प्रेशर सोल्व करने के लिए। PA0 हमें कितना दिया गया है? दैट इज दी 45। सिंपल सी कैलकुलेशन होने वाली है। XA है 13, PB0 है हमें दिया हुआ यहाँ पर 30, और ये है 2/3। तो ये आपका कैंसिल होकर बच गया 15 + 20
दैट इज दी 35। तो रोल्ट लॉ तो 35 आंसर देता है, बट हमारा आंसर 40 है। तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू हायर है देन दी रोल्ट्स लॉ, से ऊपर है, हाई है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है भी, काफी इंटरेस्टिंग था एमसीक्यू, तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को सोल्व आउट कर रहे हैं। तो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अब देखो, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करके हम लोग यहाँ पर अमाइंस या फिर एनिलीन वगैरह बना सकते हैं, बट नाइट्रोबेंजीन की एक स्पेशल रिएक्शन होती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो एनिलीन की बजाय कुछ और बन जाएगा, वहां पर एजोबेंजीन वगैरह बन जाती है। तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, याद रखिएगा भी, अगर सुन रहे हैं तो याद भी जरूर रखना। इफ मोलैलिटी ऑफ ए डिल्यूट सोल्यूशन इज डबल, अगर हम डिल्यूट सोल्यूशन की मोलैलिटी को डबल कर दें, देन उसके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो तो लिक्विड चेंज करने पर, यानी कि वाटर है, बेंजीन है, उसके साथ चेंज होगा, मोलैलिटी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम होगा। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द सोल्यूशन बाय दिस कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स कितने आयंस सोल्यूशन में बनाएगा। अब देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का तो एक आयन बनेगा, बाहर 2 Cl हैं, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला, 2 Cl वाले, कितने बन गए हमारे, 3 आयन। सो बी आपका राइट आंसर होगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये हमारी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है, ये सारी की सारी एज इट इज ही रहेगी, इसके बीच में से कुछ नहीं ब्रेक होगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, कौन इनमें से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लिगेंड के जैसे एक्ट नहीं कर पाएगा, अमोनियम आयन नहीं कर पाएगा, बिकॉज जनरली इनके पास लोन पेयर होता है जो कि वहां पर जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए, CO भी एक्ट कर लेता है, अमोनिया भी एक्ट करता है, H2 भी एक्ट करता है, ये हम नॉर्मली यूज करते हैं, अमोनियम आयन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे बनती है, जब उसमें क्या हो जाए, कोई यहां पर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला, दैट इज दी लिगेंड जुड़ा हो। ठीक है, जैसे यहां पर जुड़ा है C2O4 जो कि 2-2 बॉन्ड्स बनाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। सो ए इज अवर राइट आंसर, क्योंकि जितने भी ऐसे डाइडेंटेंट या फिर पॉलीडेंटेंट होते हैं लिगेंड्स, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर किलेशन कर लेते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स वो बनाकर वहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाकर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं। ये ऑक्सोलेट आयन है, ये होता है डाइडेंटेंट। ठीक है भी, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आगे है भी, विच प्रॉपर्टी ऑफ दी ट्रांजिशन मेटल्स इनेबल देम टू बिहेव एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बिहेव करने में क्या क्या होता है भी, उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, और इसके अलावा उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जो कि रिएक्शन के बीच में अपने आप को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। तो चलो, इसके बाद है आपके सामने आंसर तो पहले ही शो हो गया, कोई बात नहीं। इन द 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेट आयन, की जो 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती हैं उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि Cr और O के ये सभी 6 बॉन्ड एक जैसे हैं और ये दोनों बॉन्ड अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब है वहां पर 6 CRO बॉन्ड्स हैं जो कि इक्विवेलेंट इन लेंथ होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर में से कुछ ऐसा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमसे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि स्ट्रक्चर याद करें, कैसे आएगी, क्या हमें बॉन्ड लेंथ भी याद करनी होगी, तो ऐसी प्रॉब्लम मोस्टली वहां पर आ सकती है। ठीक है, तो आगे है कि द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर ए रिएक्शन कैरिड आउट एट द 25 डिग्री सेल्सियस, ए बी की रिएक्शन होकर CD बन रहे हैं। ये इनिशियल रेट मेथड पर सिर्फ 1 नंबर का MCQ दिया है, काफी सिंपल है सोल्व करना। हमें A एंड B के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर सोल्व करने हैं। अब देखो, A का अमाउंट अगर मैं सेम रखूं, ठीक है, तो B का अमाउंट मैंने 2 टाइम्स किया है, रेट सेम रह रहा है, रेट नहीं चेंज हुआ। A चेंज नहीं किया, B चेंज किया। B के चेंज करने पर भी A रेट में कोई इफेक्ट नहीं आया, सो मतलब B पर रेट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सो B के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 0 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमने A को 2 टाइम्स किया है, ठीक है, B को अनचेंज रखा है, रेट हमारा 4 टाइम हो गया है। अब देखो ध्यान से,
ठीक है ना, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। सो इसका मतलब ए को 2 टाइम चेंज करने पर रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। सो ए का स्क्वायर काम कर रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा। सो ए का ऑर्डर यानी कि ए को जो भी चेंज करेंगे उसका स्क्वायर होकर ही इफेक्ट आएगा। सो ए के हिसाब से 2 ऑर्डर और बी के हिसाब से 0 ऑर्डर। सो सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है, अभी सिंपल सा था। आगे है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस वन। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे सोल्व करते हैं, फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट। तो हमें पहले n निकालना होगा, n इज दी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ni का एटॉमिक नंबर है 28। पहले इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसकी x मान लो, Cl की -1 है, तो ये बनेगा x माइनस 4 इंटू -1 और ऊपर चार्ज है -2, उसके इक्वल कर देंगे। सो x आ जाएगा आपका +2, यानी कि हमें Ni2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 26 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर बच जाएंगे, 2 बाहर निकल जाएंगे। आर्गन तक 18 आ गए, बाकी के 3d8 आ जाएंगे और 4s में जो 2 थे वो रिमूव हो गए। अब 3d8 है तो हमने d वाले बॉक्स बनाए 5, ठीक है। तो ये बनाए हमने 5 बॉक्स, एक एक सभी में आ जाएगा 5, फिर 6 7 8, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और साथ में चेक कर लेना Cl इज वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता ना तो ये दोनों ही यहाँ पर पेयर हो जाते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आंसर हमारा म्यू का क्या बन जाएगा अभी 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8। अब देखो 8 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है अभी 9, तो 8 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो एक ही वैल्यू बन रही है 2.82 BM, यानी कि बोहर मैग्नेटन इसकी यूनिट्स होती हैं। ऐसे एग्जैक्ट रूट नहीं सोल्व करने की लोड, आपको ऐसे ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है भी। तो अब देखो 1 नंबर के लिए आपसे कितना कुछ उन्होंने सोल्व करवा लिया, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द एनेंशियोमर। एनेंशियोमर की सेम डेंसिटी होती है, सेम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होती। स्पेसिफिक रोटेशन में तो वो दोनों चेंज करते हैं, मतलब एनेंशियोमर, बाकी सब तो उनका सेम होता है, सेम रिएक्शन करेंगे, सब कुछ सेम करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। सो सी इज द ऑप्शन जो हमने सिलेक्ट करना है। अब पूछा है एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय अस्टाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पिरिन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग सैलिसाइलिक एसिड की यहाँ पर अस्टाइलेशन करवाते हैं। सो दिस इज दी सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पर H हटाकर हम लोग यहाँ पर अटैच कर लेते हैं COCH3, असाइलेशन कर देते हैं, तो ये बन जाती है एस्पिरिन। ये कोल्बीस रिएक्शन में हम लोग फॉर्म करते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। दी रिएक्टिविटीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड दिस एंड दिस वन टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो कार्बोनिल ग्रुप में होता है, उस कार्बन के आसपास अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। इसमें कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो ये सबसे आगे 2 वाले में एक है अल्काइल ग्रुप, ये वाला CH3, इसकी रिएक्टिविटी और कम। और एसीटोन यानी कि एक कीटोन में तो दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी उससे भी लो हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लो हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो 1 इज द हाईएस्ट, 2 इज दी, उसके बाद है 3, सो B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है अभी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स पर MCQ है। अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, सबसे पहले सिंपल कि एलिफेटिक अमाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं देन दी एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक पहले आप लोगों ने चेक कर लेना, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, यानी कि एनिलीन है, डायरेक्टली NH2 बेंजीन के साथ जुड़ा है, दिस इज दी एलिफेटिक। ये कार्बन के साथ जुड़ा है NH2, ये बाद में बेंजीन जुड़ी है, दिस इज दी बेंजाइल अमाइन। सो दिस इज अवर आंसर बिकॉज इट इज दी एलिफेटिक। तो हमें कुछ और नहीं देखने की जरूरत पड़ी। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस में ध्यान से देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिसके साथ जुड़ा है ग्रुप, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा बेस, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आएगा, पहले ये आएगा, ठीक है, A वाला,
फिर C, फिर B आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके बाद है ऑन हाइड्रोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज, इनमें से कौन सा ओनली ग्लूकोज ही अपनी हाइड्रोलाइसिस के साथ देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी, स्टार्च, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस पर हमें ओनली ग्लूकोज ही मिलता है। ये आपको मोनोसेचुराइड यूनिट्स को याद रखना है, डाइसेचुराइड और पॉलीसेचुराइड की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी मोनोसेचुराइड यूनिट्स वहां पर यूज होती हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अभी, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के यूनिट सेम है, यानी कि रेट कांस्टेंट के यूनिट भी क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये सब कुछ किस लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के ओनली, रेट कांस्टेंट, तो दोनों के यूनिट भी फिर सेम होंगे, ठीक है भी। कोहल-रोच लॉ में हमें बताया गया है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो लाइट्स के लिए इक्वेशन होती है, इसमें इनमें से कौन सी जो अप्लाई होगी, ठीक है, इक्वलिटी। अगर मैं C को अप्रोचेस टू जीरो करूं, यानी कि इनफाइनेटली डिल्यूट कर दूं सोल्यूशन को, तो उस वक्त हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो B इज अवर राइट ऑप्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछ ली कि जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो, सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डिल्यूट कर दिया गया हो, उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद है एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज ए बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द आइदर ऑफ टू लिक्विड, वो हायर टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, दैट मीन इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन शो करते हैं, जिनमें नेगेटिव डेविएशन होती है, प्रेशर लो हो जाता है तो हमें हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है। सो दिस इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्ट लॉ, वो शो करेंगे, क्लियर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड द मोलिकुलर मासेस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मोलर मासेस सोल्व करने के लिए हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर मेजर हो जाती है। इसमें मोलैरिटी यूज करते हैं, देन दी मोलैलिटी, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज की जाती है, वॉल्यूम को मेजर करना इजी होता है, और इसका चेंज जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, वो लो वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट के लिए भी डिटरमिन किया जा सकता है, यानी कि काफ़ी हाई वैल्यूज आ जाती हैं जो कि आप लोग इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। Among the following outermost configurations of the transition metals, which one show the highest oxidation state? किसकी highest oxidation states होंगी भी, 3d5,4s2, ठीक है, क्योंकि D भी हाफ फिल्ड है, S में भी 2 है, टोटल +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर सकता है। ये Mn की आउटर कन्फिग्रेशन है, Mn में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पहली सीरीज में शो करता है वो, ठीक है। और आगे है ए voltaic cell is made up of the two half cells representing by the equation these one, which statement is correct? अब देखो आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, दोनों हाफ सेल में से जिसकी वैल्यू हायर होगी वो हमारा कैथोड बनेगा, ठीक है। कैथोड यानी कि उसकी रिडक्शन होगी, इसकी रिएक्शन ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, सही है। ये क्या बनेगा फिर, ये फिर एनोड बनेगा, ये अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, इसकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, ठीक है, इतना क्लियर है। और अब ई नोड वैल्यू क्या बनेगी भी, ई नोड सेल क्या होती है, ई नोड ऑफ द कैथोड जो कि 0.77 माइनस ई नोड ऑफ द कैथोड, सॉरी एनोड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर ये हमें क्या वैल्यू देगा, सो दिस बिकम्स दी, ये हमारे पास आ गया 0.91 वोल्ट, ठीक है। तो एसएन ऑक्सीडाइज हो रहा है और टोटल वोल्टेज है 0.91, सो बी इज अवर राइट ऑप्शन, क्लियर है। ऐसे ही है कि 4 हाफ फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं, Cl की, OH की, Na की, हाइड्रोजन की, इनमें से कौन सी 2 रिएक्शन होंगी जब कंसंट्रेटेड ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा, ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, तो क्या होता है अभी, तो एनोड पर बनती है Cl2 और कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर Cl2,
वाटर ऑक्सीजन इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसके लिए ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन होंगी 1 and 4। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, अभी चलो आगे है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर, ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है, सेम स्टेटमेंट आ गई। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में रहने वालों में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्यों होती है ब्लड में? क्योंकि वहां पर प्रेशर लो होता है। तो सीधा सा आपने आंसर देना है लो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ठीक है। तो जितना हाई प्रेशर, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग उतनी गैस हाईली सोलुबल होगी इन द लिक्विड, तो वही यहाँ पर अप्लाई होता है। द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन, अब देखो जिंक से क्या बना है अभी, जिंक 2 पॉजिटिव, सो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज। बाद में Ag पॉजिटिव है, उससे क्या बना है Ag, सो दिस इज द रिडक्शन यानी कि कैथोड, तो ये हमारी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। सो दिस वन इज द राइट आंसर। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज एंड ई नोट सेल स्पॉन्टेनियस होंगे तो उनके क्या साइन होने चाहिए? डेल्टा जी का साइन क्या होता है अभी स्पॉन्टेनियस के लिए? नेगेटिव, और ई नोट सेल का पॉजिटिव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है अभी? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डेल्टा जी या डेल्टा एच वगैरह सब कुछ एज इट इज ही रहता है, सिर्फ हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है बाय प्रोवाइडिंग ए न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन। ओके, मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैंथेनोइड वो होती है +3। लैंथेनोइड्स सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो होगी। दीज टू कंपाउंड्स आर विच टाइप ऑफ द आइसोमरिज्म, यहाँ पर Br आएगा आयन, यहाँ पर SO4 आएगा। SO4 और Br आपस में इंटरचेंज हुए हैं, यानी कि एक में आयंस अलग अलग बनाएंगे, ये दोनों SO4 और Br ये दोनों डिफरेंट आयंस बनाएंगे। सो दिस इज दी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, क्योंकि बाहर जो आयन है उसका ही यहाँ पर आयन बनता है ब्रेक होकर, स्क्वायर ब्रैकेट तो एज इट इज ही रह जाएगी। द सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग कौन सी स्पेशल एक्शन करते हैं? स्वर्ट्ज रिएक्शन। और फिंकलस्टाइन में क्या होते हैं? यहाँ पर आयोडाइड्स बनते हैं, ठीक है। सैंडमेयर में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है फ्रॉम द डाइजोनियम साल्ट। ओके, अभी इस रिएक्शन में जो कि HCl की एडिशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, अल्कोहल की रिएक्शन विद HCl दैट इज द ग्रूव्स प्रोसेस। अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 3rd डिग्री अल्कोहल यहाँ पर रिएक्टिव होगी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अभी ये भी याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है अगर हम लोग CH3CONH2 की रिएक्शन करवाते हैं विद NaOH एंड Br2 इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, दिस इज दी होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में नाम याद करवा रहा हूं, आपको याद आ जाएंगे। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, यहां से CO बाहर निकल जाता है तो CH3NH2 रह जाएगा। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, मैंने आपको बताया था एलिफेटिक आर मोर बेसिक देन दी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक लीस्ट बेसिक होगा, एरोमेटिक एक ही है एनिलीन, सो एनिलीन इज द लीस्ट बेसिक। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द लिंकेज ऑफ द ग्लूकोज यूनिट इन अमाइलेस, अमाइलेस में जो स्टार्च का एक पार्ट होता है उसमें कैसी लिंकेज होती है? उसमें C1 to C4 अल्फा लिंकेज होती है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में C1 to C4 जो C एटम होते हैं उनके थ्रू उन्होंने अपनी चेन बनाई होती है बॉन्ड फॉर्म करके, ठीक है। एक जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किस चीज में बनती है? वो प्रोटीन्स में बनती है। प्रोटीन्स मतलब के पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड्स को जोड़कर बनते हैं पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड का जब साइज काफी ज्यादा हो जाता है उसको प्रोटीन बोलते हैं। सो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है भी। इसके बाद है कुछ असर्शन रीजन की प्रॉब्लम कि NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये तो सही है, NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। और एनिलीन कैनोट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी सही है क्योंकि वो बेस है, और फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं जो कि एसिड है, वो दोनों अटैच होकर सॉल्ट बना लेंगे। सो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है आंसर, बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है नहीं। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अस्टाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये भी सही है।
एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ द अमाइनो ग्रुप, ये रॉन्ग है। अब देखो अस्टाइलेशन करवाई जाती है एनिलीन की, यानी कि उसके साथ असाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है ताकि रिंग की एक्टिविटी को हम लोग लो कर दें, ताकि हमें मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, इसलिए ये रॉन्ग है और पहला सही है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। ये इन चारों में से आप लोगों ने सर्शन रीजन के अकॉर्डिंग ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना होता है, ये बात ध्यान रखना। ABCD को एक बार रीड कर लेना अच्छे से। फिर आता है मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज अपीयर्स टू बी 2, वो तो सही है, एक मोलिक्यूल ये है एक ये है, दोनों क्या बनेंगे 2 बन जाएंगे, 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे। 2 मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी सही है क्योंकि इस एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 मोलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर A भी हो सकता है। ठीक है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, ये भी सही है। लो स्पिन वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस काफी कम होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से होती है, कम होती है। तो जो एनर्जी लो होगी वो चीज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो ऊपर के ऑर्बिटल्स हैं हाई एनर्जी वाले उनमें चले जाएंगे। सो देयर इज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है। सो नाउ इसके बाद है कि दी कन्वर्जन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज नोन एज दी अल्कोहलिक KOH। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड में ऐड करते हैं तो वहां पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होकर हमें अल्कीन्स मिल जाते हैं, बीटा एलिमिनेशन होती है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe के साथ जुड़ा है कार्बोनाइल ग्रुप CO। CO जब जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है सेंट्रल मेटल एटम की। सो दिस इज द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी एग्जांपल, वही सेम MCQ है। तो इसके बाद है कि द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या बनती है अभी रेट ऑफ रिएक्शन में, LNR इज इक्वल टू -KT प्लस ln ऑफ द R नोड। सो हमारी स्लोप क्या बनेगी -K। सो स्लोप इज दी -K। और अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरफ LNR है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ R, और इस तरफ है हमारा टाइम, और इस तरह से आपको कुछ डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है। ए और ये भी हो चुका है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज दी फीचर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। रेजमाइजेशन किस में होती है? रेजमाइजेशन जिसमें D एंड L फॉर्म्स इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो जाएं, ठीक है, और हमें रेजमिक मिक्सचर मिल जाए, इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन में, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन बनता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण प्लेनर होता है और दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, इसलिए D एंड L फॉर्म दोनों बन जाती हैं। क्लियर है। इसके बाद है कि वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, ठीक है, और जितनी हाई इसकी वैल्यू होगी गैस की सोलबिलिटी उतनी लो हो जाएगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं दोनों। क्लियर है। Which of the following solution of KCl will have the highest value of the molar conductivity? जितना solution dilute होगा, molar conductivity is proportional to the dilution। solution को dilute करते जाएंगे तो molar conductivity increase होगी, तो सबसे dilute यानी कि सबसे low जो है वैल्यू वो है 0.01। सो इसकी मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। क्लियर है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। ये क्या है कि जब हम लोग विलियमसन सिंथेसिस करते हैं, हम वहां पर क्या रूल करते हैं कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी नॉट द थर्ड डिग्री। सो यही बनेगा, ये रिएक्शन आपकी फिजिबल है क्योंकि हमारा अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर प्राइमरी, तो इस पर इसका अटैक हो जाएगा तो हमें यहाँ से ईथर मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन है अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को यहाँ पर रख लेंगे थर्ड डिग्री तो क्या होगा, यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होकर हमें यहाँ से अल्कीन मिलेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अभी अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमें यहाँ पर अल्कीन मिलेगा और ये चीज अलग से अपना यहाँ पर कुछ और बना लेगी। क्लियर है। सो ओनली ए रिएक्शन इज द फिजिबल कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी ऑलवेज टू फॉर्म द ईथर, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर एलिमिनेशन होकर अल्कीन्स बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? जिस कार्बोनाइल कार्बन के आसपास कोई भी अल्काइल ग्रुप ना जुड़ा हो, जो कि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई रहेगा,
तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। क्लियर है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी कि CO के साथ वाला जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसके साथ ये वाला कार्बन है, इसके पास तो एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड करने हैं, 1 2 3 बॉन्ड्स हैं और एक हाइड्रोजन होगी। सो बेंजल्डिहाइड इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इस कार्बन के चारों बॉन्ड ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके तो 4 बॉन्ड है, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही है नहीं, सो देयरफॉर इट डज नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन इन द बेंजल्डिहाइड। सो इसके में एल्डोल कंडेंसेशन भी फिर नहीं हो सकती। क्लियर है। फॉर द रिएक्शन दिस वन रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू, अब देखो इसमें क्या रूल था, जो भी कोफिशिएंट है उसको ओवर में लिखेंगे और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, और इक्वल टू B के अकॉर्डिंग आएगा 1/2 और B का साइन रखेंगे पॉजिटिव क्योंकि वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। रेक्टेंट के साइन रखेंगे माइनस में, प्रोडक्ट के पॉजिटिव में, ये 2 हमारा उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ऊपर जाकर 2/3 -2/3 dA/dt, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अभी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांजिशन मेटल का जो उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। डाइक्लोराइडो बिस ईथेन 1,2 डाइमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट की स्ट्रक्चर बनानी है। डाइक्लोराइडो और बिस ईथेन 1,2 डाइमाइन, यानी कि 2 EN है और 2 ही हमारे पास Cl है और प्लेटिनम है। ठीक है, अब इनके ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज आएगा। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +4, Cl जुड़े हैं -2, इसकी होती है 0, तो सोल्व कर बचा है +2। अब +2 के लिए बाहर हमें जोड़ने हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट का चार्ज होता है अभी -1, तो इसका मतलब 2 नाइट्रेट हमारे बाहर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 बाहर जुड़ेंगे तो ये पूरी हमारी कम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होगी, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है भी, तो ऐसे आपको IUPAC नेमिंग में से ये चीज़ आ सकती है। तो ये थे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ एंड असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स। ऐसी और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है, डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में बताइए। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा। इन सभी MCQs को आपने ध्यान से रीड आउट करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में पेपर आपका अच्छे से अटैम्प्ट हो पाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।